there is another method of solving the chemical reactions related problems. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में एक दूसरा भी मेथड रहता है, तो जहाँ पे आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. व्हाट यू नीड इज जस्ट केमिकल रिएक्शंस. मतलब बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट चाहिए. व्हाट वी कॉल इज कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग, कौन सा रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे एक सिंपल केमिकल स्टेटमेंट चाहिए. बेसिस दिस मेथड इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. तो सिंपल, वो भी मास बैलेंस या मास कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है. सो मास इज कंजर्व्ड. किसके मास? तो भाई यहाँ पे एटम का मास, मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम के एटम, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, इन शॉर्ट ऑल द रिएक्टेंट्स. तो वो जितना भी मास एक एटम, एक पर्टिकुलर टाइप के एटम में रिएक्टेंट में होगा, वही उतना ही मास उसी एटम्स का सारे प्रोडक्ट में भी आपको मिलना चाहिए. तो मतलब जितने मोल एटम्स, अगर समझो हाइड्रोजन, तो समझो एक तरफ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट में भी आपको दो हाइड्रोजन ही मिलने चाहिए. एटम की बात हो रही है, ठीक है. तो जितने एटम्स आप रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, उतने ही उसी टाइप के एटम आपको प्रोडक्ट में भी दिखाई देने चाहिए. तो मोल एटम्स आर कंजर्व्ड. ठीक है. अब देखो यहां पे मैंने लिखा नंबर्स ऑफ पर्टिकुलर एटम इन ऑल द रिएक्टेंट्स. समझो ऑक्सीजन, तो आप देखो ऑक्सीजन सारे जितने भी रिएक्टेंट है, वो सारे में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, वो नंबर, और ऑक्सीजन के एटम्स इन ऑल द प्रोडक्ट्स, वो दोनों नंबर बराबर होने चाहिए. क्योंकि अगर एटम बराबर हो गए, उसका मतलब कि उनका मास भी बराबर हो जाएगा. ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक केमिकल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और आपको रिएक्शन बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती. तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट हैपेंस, आई मीन कि वी आर अनेबल टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस इन अ शॉर्ट टाइम. तो कभी कभी हमें बैलेंस करना थोड़ा कभी गड़बड़ लगता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं रहती है. अब डायरेक्टली आप कैलकुलेशंस के लिए चले जाएंगे, वो हम लोग प्रैक्टिस एक दो करेंगे तो समझ में आएगा. पहले थोड़ा उसको मैथड स्टडी कर लेते हैं. ठीक है. तो क्या कहता है, देखो प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, मैथड समझने के लिए हमें एक एग्जांपल ही लेना होगा. ठीक है. सुनो, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए. दैट इज अ पोटेशियम क्लोरेट को स्ट्रांगली हीटिंग किया गया, तो वो बना रहा है KCl प्लस O2 बना रहा है. देखो अब यहाँ पे मैं कोई बैलेंसिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ. दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल बैलेंस्ड. यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है. आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 3 लगाओ, लेकिन हमें बैलेंसिंग नहीं करना, हमें मैथड समझनी है. तो उसका बैलेंसिंग नहीं करते और मैथड के लिए समझते हैं. ठीक है. यहाँ पे समझो, आपको ये आपको गिवन मोल्स है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n गिवन, मतलब यहाँ पे आपको ये मोल्स आप जानते हैं. दिस आर द मोल्स दैट यू आर नोइंग. आपको ये मोल्स पता है. ठीक है. तो चलो उसको कुछ सिंबल से ही काम करता है. दिस आर सपोज है NKClO3, इसके मोल सिंबल से काम करता है. दिस आर NKCl एंड दिस आर NO2. इनमें से कोई दिया हुआ रहेगा, कोई अननोन रहेगा, लेकिन इतने मोल्स ऐसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है. कोई बैलेंसिंग नहीं किया गया. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. मतलब यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस में एटम दिखते हैं, वो एक एक एटम का आपको PAC लिखना है. मतलब वो एटम्स को आपको कंजर्व करना है. तो यहाँ पे K, Cl और A 3 टाइप के अलग अलग एटम है, तो मुझे तीनों पे ये प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा. तो मैं अप्लाई कर रहा हूं. सुनना कैसे अप्लाई किया जा रहा है. सी लुक दैट आई एम अप्लाइंग POC. किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं? दैट इज POC इज अप्लाई फॉर पोटेशियम्स. तो सीधी बात है, जितना पोटेशियम्स रिएक्टेंट में, सारे रिएक्टेंट में दिखाई देते होंगे, मोल एटम्स, उनके मोल्स, उतने ही मोल एटम पोटेशियम के सारे प्रोडक्ट में भी दिखाई देने चाहिए. ठीक है. तो देखो एक KClO3, अभी तो सिंपल स्टेटमेंट ही लिखा, 1 KClO3 इज हैविंग अ 1 पोटेशियम. दिख रहा है एक 1 KClO3 इज हैविंग अ 1 पोटेशियम्स, लेकिन हमारे पास तो NKClO3 है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दिखता है उसको आप बराबर ना, तो यहाँ पे तो 1 में 1 ही पोटेशियम है, 1 में 1 पोटेशियम है. तो NKClO3 में कितना होगा? दैट इज अ 1 into NKClO3. ठीक है. KClO3 यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, एक ही तो रिएक्टेंट है. सो दैट मींस दैट 1 KClO3 इज हैविंग अ 1 पोटेशियम्स. तो NKClO3 उतने मोल में कितने पोटेशियम रहेंगे? तो 1 into NKClO3. सिंपल. अच्छा ठीक है. यहाँ पे आइए. अब पोटेशियम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ही है. अब देखो एक KCl में एक पोटेशियम से 1 पोटेशियम क्लोराइड इज हैविंग 1 पोटेशियम, लेकिन हमारे पास तो NKCl है, तो 1 इज हैविंग 1. तो NKCl में कितने रहेंगे? दैट इज 1 into
NaCl, ये खत्म हो गया। जो क्वांटिटी दी है वो क्वांटिटी लेंगे, बाकी की कैलकुलेट की जाएगी। सो दिस इज हाउ वी राइट द स्टेटमेंट फॉर POC फॉर द पोटेशियम्स। आगे चलते हैं, ज्यादा और आपको फील आएगा। मैं लिखना चाहता हूं POC फॉर क्लोरीन के लिए लिखना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू राइट द POC फॉर क्लोरीन। दूसरा क्लोरीन भी तो है ना। चलो देखो, एक KClO3 ले लो तो मुझे पता है कि एक KClO3 का फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता है कि उसमें 1 मोल क्लोरीन है, 1 मोल क्लोरीन, लेकिन मुझे तो n KClO3 देख के रखे हैं, तो क्या यहां पे भी मुझे ऐसे ही लिखना होगा, दैट इज 1 into KClO3 इट इज इक्वल टू देन, देखो यहां पे क्लोरीन कहां पे है, सिर्फ यहां पे नहीं, तो एक पोटेशियम क्लोराइड में एक ही क्लोरीन है, लेकिन हमें n KCl देख के रखे, सो दैट इज 1 into NaCl। तो ये आपने POC किसके लिए अप्लाई किया, क्लोरीन के लिए। अब यहां पे देखना, POC फॉर ऑक्सीजन, ये आपको आना चाहिए, ऑक्सीजन एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं भाई, ऑक्सीजन एटम्स। अब हम लोग PAC ऑक्सीजन एटम्स के लिए लगाते हैं। चलो ठीक है, देखो एक पोटेशियम क्लोरेट में कितने ऑक्सीजन है, 3। 1 पोटेशियम क्लोरेट, एक मॉलिक्यूल में आपको 3 ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो NaClO3 है, तो एक में 3, तो NaClO3 में 3 into दिस, ओके। सो ये देखो यहां पे क्या लिखा जाएगा, दैट इज 3 into NaClO3 एंड दैट इज इक्वल टू, चलो ठीक है यहां पे आइए। अब देखो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स। एटम की बात करनी है, प्रिंसिपल क्या कहता है, एटम्स, एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है कि नहीं, लेकिन हमारे पास तो NO2 मॉलिक्यूल्स है, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज N into NO2, ठीक है, 2 into NO2। इस तरह से हमें ये स्टेटमेंट लिख लेना होता है। ये स्टेटमेंट लिखने से फिर जो क्वांटिटी दी है उससे अननोन क्वांटिटी निकल आएगी। हो सकता है आपको मास में वर्कआउट करना पड़े, तो अगर मोल्स आएंगे तो आप जा सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप वो भी जानते हैं कैसे, 22.4 लीटर तो होता ही है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो इतने मोल्स आए तो उसके कितने वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर का वो कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये पूरा मोल एनालिसिस इस तरह से पर्टिकुलर एटम्स का, मतलब हर एटम का आपका लिखना होगा। मे बी दैट यू विल एंड अप इन बिल्डिंग सम इक्वेशंस, मे बी आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है, और वो इक्वेशंस को फिर आपको सॉल्व करके कुछ कर लेना होगा। लेकिन दिस इज वन ऑफ द इजी मेथड होता है, तो बहुत बार हम लोग ये प्रीफर करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। Ammonia is oxidized using oxygen to give NO plus H2। आपको बोला कि 8.5 ग्राम NH3 completely reactions में जा रहा है, तो मोल्स ऑफ NO और H2 लाइए। हम यही PSC मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर PSC मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना होगा। समझो आपको बैलेंस करने का टाइम नहीं, आप नहीं बैलेंस करना चाहते, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बैलेंस करके भी सॉल्व किया जा सकता है, बट सपोज वी वांट टू अवॉइड दैट बैलेंसिंग, ठीक है। अगर आप बैलेंसिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बैलेंसिंग में ज़्यादा आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट स्टक इन बिटवीन, तो बैलेंसिंग नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम NO और H2 के मोल हमारी PSC मेथड से लाएंगे, ठीक है। कितने NH3 यूज किया गया है, 8.5। तो पहले तो ये लिख लिया जाए कि क्वेश्चंस में NH3 के कितने मोल यूज हुए हैं। सो दैट इज अ मास अपॉन मोलर मास, NH3 मोलर मास इज 14 + 3 दैट इज 17, तो दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.5 और हाफ, तो इतने मोल NH3 के यूज किए गए हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग PSC लगाते हैं, लेट्स अप्लाई, दैट इज अ PSC फॉर नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो देखो NH3 के इतने मोल्स है, ठीक है, दैट इज एन NH3 मुझे मिल चुका। अब देखो एक NH3 मॉलिक्यूल में या एक मोल NH3 में एक ही नाइट्रोजन है, लेकिन मेरे पास तो इतने मोल्स है, तो रिएक्टेंट साइड में टोटल नाइट्रोजन क्या मुझे लिखना चाहिए, दैट इज 1 into NH3 दैट इज 0.5 बाई, करेक्ट और नॉट। एक NH3 में एक ही नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे पास तो 0.5 है, तो टोटल नाइट्रोजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, दैट इज 1 into 0.5, इतने नाइट्रोजन एटम्स होंगे, ओके, करेक्ट और नॉट, ठीक है। ऑन दिस साइड यहाँ पे कहाँ पे नाइट्रोजन, सिर्फ यहाँ पे ही है, एक में ही तो है, ठीक है, तो वहां पे हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखना पड़ेगा। अभी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन है, तो हमें तो मोल्स NO फाइंड आउट करने, तो हम लोग ले लेंगे कि भाई मोल्स ऑफ NO इज NaNO, तो एक नाइट्रोजन ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन है, तो N मोल्स में कितने रहेंगे, दैट इज इक्वल टू द 1 into NaNO, क्योंकि एक में एक ही है,
भाई करेक्ट और नॉट, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया यहाँ से, तो ये तो सिंपल सा हो गया 1 1, तो ये तो हमें सीधा आंसर मिल गया। देयरफॉर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज 0.5 मोल्स आ गए, ये तो सीधा आ गया। ठीक है, दूसरा कौन सा पूछा है यहाँ पे हमें, सेकंड इज एन H2O, तो क्यों ना हम लोग PaC H पे लगाए। सो लेट्स अप्लाई द PaC फॉर हाइड्रोजन, PaC हाइड्रोजन पे लगाते हैं, चलो ट्राई करते हैं, हाइड्रोजन पे लगाते हैं। ठीक है, देखो एक NH3 में, यहाँ पे देखना अभी, एक NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम्स है। सो 3 हाइड्रोजन एटम्स है, देखा आपने 3 फॉरन कर लिया, मल्टीप्लाई बाय, लेकिन हमारे पास कितने NH3 के है, दैट इज 0.5 मोल्स है हमारे पास। सो दैट इज 3 into 0.5, भाई करेक्ट नॉट। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे ही है। ठीक है, तो एक H2 मॉलिक्यूल में 2 है, सो दैट इज 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। तो एक H2 में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन हमें तो ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया कि मोल्स फाइंड आउट करो, तो चलो ले लेते हैं। मतलब हम लोगों ने मान लिया, वी हैव अज्यूम्ड दैट कि मोल्स ऑफ H2 आर NH2, तो NH2 में कितने रहेंगे 2। ठीक है, सो देयरफॉर NH2O इज इक्वल टू, दैट इज 3 into 0.5 divided by 2. So look at that, 0.5 is also 1/2, so that is a 3/4, so it is a 0.75 moles। तो ये बैलेंसिंग किए बिना ही सब कुछ आ गया आपका आंसर, बैलेंसिंग करके भी आ सकता है, लेकिन देखो इसका बैलेंसिंग देखो, अगर आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा बैलेंसिंग में ध्यान देना होगा। बैलेंसिंग करेंगे, सो दैट इज 4 NH3 प्लस इट इज 5 O2, देन इट इज 4 NO प्लस इट इज 6 H2O, ये आपका बैलेंस्ड है। देखो ये कोएफिशिएंट पे ध्यान दो, 4 5 4 6, ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड जब कोएफिशिएंट आ जाए तो कभी बैलेंसिंग थोड़ा गड़बड़ करवा सकता है, एक भी गलती हुई आपका गया है, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप यहाँ से नॉर्मल वे में भी जा सकते हैं, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई ये मोल रेशियो ले लो, दैट इज NH3 मोल अपॉन 4 इज इक्वल टू NO अपॉन 4, करेक्ट और नॉट, आता है ना हमें, हमने किया NH3 अपॉन 4, बैलेंसिंग करने के बाद में ये और मेथड दिखा रहा हूँ, इज इक्वल टू NO डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू NH2O डिवाइडेड बाय 6, एज्यूमिंग दिस रिएक्शन गोज टू द कंप्लीशंस, पूरा रिएक्टेंट Na3 कंज्यूम हो रहा है, हो गया, बात खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, इस तरह से भी सॉल्व किया तो जा सकता है, लेकिन ये बिना बैलेंसिंग के हम लोगों ने कर लिया। So look at that, chlorine NaOH plus NaOH produces NaCl plus NaClO3 plus H2O। कंपाउंड क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी, उसके डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ स्टोइकियोमेट्री पे ध्यान देना है। बताया गया कि भाई क्लोरीन इतना और NaOH इतना ऐड किया गया है, एंड बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर, मतलब कोई एक्सेस लिमिटिंग का यहाँ पे खेल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सो दे आर कंप्लीटली रिएक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर कंप्लीटली रिएक्टेड। इफ इट इज सो, फाइंड मोल्स ऑफ NaCl, फाइंड मोल्स ऑफ NaClO3, आप इन दोनों के मोल्स लेके आओ। तो कौन सा मेथड यहाँ पे चल रहा है, दैट इज अ PaC मेथड चल रहा है। PaC हम लोग मोल पे करते हैं, तो चलो दोनों के मोल लिख लिए जाए पहले। तो क्लोरीन के मोल लिखेंगे, दैट इज अ क्लोरीन मास 53.25 डिवाइडेड बाय 71, सो दैट कम्स टू द 0.75 मोल्स आएंगे आपके। और मोल्स ऑफ NaOH कर लिया जाए, so moles of NaOH is equal to, that is a 60/40, that is a 6/4 3/2, so it is a 1.5 मोल्स आएंगे। तो ये आपको दोनों मोल्स दिए हैं, ठीक है। आप एक के बाद एक PaC लिखते हैं, तो PaC लिखने में भी एक थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करना चाहिए। क्या कि वो एलिमेंट पे ध्यान दो कि जो सबसे कम अपीयर होता हो और जो सबसे कम नंबर ऑफ कंपाउंड में अपीयर होता हो। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम जगह पे अपीयर हो रहा है, जबकि सोडियम 2 जगह पे, क्लोरीन 2 जगह पे, ऑक्सीजन भी 2 जगह पे, लेकिन हाइड्रोजन इज द ओनली वन विच इज अपीयरिंग ओनली ट्वाइस, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है कि नहीं। तो क्लोरीन देखो यहाँ पे भी है, क्लोरीन यहाँ पे भी है, सोडियम यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसे है जो थोड़ा कम अपीयरेंस दिखा रहा है। तो ऐसे एलिमेंट को आप पहले वहां से कैलकुलेशन शुरू करो, शायद कुछ आसान हो जाए। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सो दैट इज अ PaC फॉर हाइड्रोजन। चलो PaC फॉर हाइड्रोजन लिखते हैं हम लोग। PaC फॉर हाइड्रोजन, देखो एक पूरा हाइड्रोजन इस तरफ कितने, इस तरफ कितने, वो बैलेंस तो करना क्या है। तो PaC फॉर हाइड्रोजन लिखूंगा तो एक NaOH में एक ही हाइड्रोजन है, ओके। सो दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन हमने कितने लिए हैं, मोल्स ऑफ NaOH आपने कितने मोल्स लिए, दैट इज 1.5 है।
तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँ, हमारे पास तो 1.5 है, एक NaOH में एक हाइड्रोजन है, तो 1.5 NaOH मोल्स में कितने होंगे, 1 × 1.5, वो रिएक्टेंट साइड खत्म हो गया। प्रोडक्ट साइड में आइए, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में आइए, तो प्रोडक्ट साइड में क्या होगा देखते हैं। सिलोकेटेड, एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, हमें H2O का मालूम नहीं है, तो लेट इट बी अननोन, तो उसको अननोन कर दो, तो कितना आ जाएगा, दैट इज NH2O, दैट इज 1.5/2, इट इज 0.75 होगा। ये पूछा तो है नहीं, लेकिन आया है, पता नहीं आगे काम में आएगा कि नहीं आएगा। वी डू नॉट मीन वेदर इट इज ऑफ यूज और नॉट। चलो हम लिखते हैं अभी POC किसके लिए अप्लाई करें, कोई और POC हम लोग अप्लाई करेंगे। लेट्स अप्लाई द PSC फॉर किसी और एटम के लिए अप्लाई किया जाए। लेट्स अप्लाई इट फॉर द ऑक्सीजन, आप रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो ऑक्सीजन के लिए अप्लाई किया जाए। ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन एटम एक NaOH में, ठीक है, सो दैट इज 1 ऑक्सीजन इन 1 NaOH। हम लोगों ने कितने लिए हैं, दैट इज NaOH, सॉरी ये तो ऑलरेडी है, तो सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1.5। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, सो देयर आर 3, सो 3 ऑक्सीजन, ओके, लेकिन हम मानेंगे कि यहाँ पे NaClO3, so that is n moles of this is NaClO3 प्लस, स्टोरी अभी खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है into NH2O, भाई करेक्ट नॉट। सो ये देखो, लेकिन NH2 आपका आ चुका है, कितना, दैट इज 0.75, तो 1.5 इट इज इक्वल टू 3 × NaClO3 प्लस ये तो आ चुका है, दैट इज 0.75, ठीक है। सो देयरफॉर हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज NaClO3, 1.5 माइनस 0.75 इज 0.75, ये 3 नहीं बोलना है, डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज 0.25। देखो एक आंसर आपका ऐसे ही निकला है, दैट इज NaClO3 इज 0.25, ठीक है। तो ये PSC हम लोगों ने डायरेक्ट लगा ली। और एक PSC लगाते हैं, किसके लिए लगाए, सोडियम के लगाते हैं। लेट्स सी PSC फॉर सोडियम करेंगे या क्लोरीन करेंगे, जिसका लिखना हम लोग लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। सो लेट्स सी PSC फॉर सोडियम लगाते हैं, तो PSC फॉर सोडियम की बात करें, PSC फॉर सोडियम, चलो सोडियम की बात करते हैं। तो एक NaOH में एक ही सोडियम है, सो देयरफॉर इट इज 1 × NaOH, तो NaOH इज 1.5, ओके, इज इक्वल टू NaCl में, एक NaCl में एक ही N है, दैट मींस दैट इट इज 1 × NaCl हमें पता नहीं है, सो देयरफॉर वो तो फाइंड आउट करना है, प्लस NaClO3 उसमें भी एक ही N है, मल्टीप्लाई बाय दैट इज NaClO3, लेकिन NaClO3 आप ला चुके हैं, दैट इज 0.25, भाई करेक्ट और नॉट, ये तो आपका आ चुका है, तो क्यों वापस लगाए। समझ में आया, ये 0.25 किसका लिया मैंने, दैट इज 0.25 इज 1 × NaClO3, मोल्स ऑफ NaClO3, लेकिन मोल्स ऑफ NaClO3 थे, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए सीधे, तो 1.5 माइनस 0.25 दैट इज 1.25, सीधा आंसर आ गया कोई बैलेंसिंग के बिना 1.25। अभी यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चंस आप क्या करना, व्हाट यू डू, आई मीन जस्ट सॉल्व द सेम क्वेश्चंस बाय बैलेंसिंग इट। पहले तो बैलेंसिंग करने की ट्राई करना, उसको पहले उसको बैलेंस करना और फिर बैलेंस करके ट्राई करना, आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है। पहले बैलेंसिंग में रिक्वायर्स अ बिट एफर्ट, क्लियर, स्टडी करो उसको। कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, सीरीज ऑफ रिएक्शंस मतलब मल्टी स्टेप कोई रिएक्शंस होगा जिसकी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, इज कन्वर्टेड टू दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। वो क्या है उससे हमें लेना देना नहीं है, दैट इज क्रोमियम्स कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस तरह सा कुछ उसका आइडेंटिटी दिया हुआ है। बोला गया है कि 5.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट यूज हो जाता है, इट इज यूज्ड कंप्लीटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल कार्बन इज कंजर्व्ड, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है वो पूरा प्रोडक्ट में इसी में अपीयर हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे होगा तो ये मास ऑफ द प्रोडक्ट मतलब इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, जहां पे उसका मोलर मास देके रखा है। तो ठीक है, समझ में आया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल कार्बन इज कंजर्व्ड, मतलब जो भी CO2 यूज किया होगा वो पूरा प्रोडक्ट में अपीयर हो रहा है। कुछ इस तरह से कर रहे होंगे, मतलब हो सकता है कि लोग दैट इट इज लाइक दिस, आई मीन कि CO2 में बी कन्वर्टेड इनटू सम इंटरमीडिएट, उसको जब बीच में जो बनता है ना उसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। ए में हो सकता है वो कुछ बी में जाता होगा, और ऐसे करके करके धीरे धीरे वो कहाँ पे आ जाता है, हमारी प्रोडक्ट में आ जाता है। ये हमारी प्रोडक्ट है, दैट इज द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो हम ये सारा बीच में कुछ ध्यान नहीं देंगे,
और सीधा हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग पीएससी कार्बन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना कार्बन रिएक्टेंट में उतना ही कार्बन प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो वी अप्लाई, कोई बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे भी कैसे, करेक्ट। सो दैटफॉर क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग सीधा पीएससी अप्लाई करेंगे। उससे पहले कुछ CO2 के मोल्स कैलकुलेट कर लिया जाए। भाई समझ में आ रहा है, NCO2, तो NCO2 अगर हम लोग अप्लाई कर ले, कितने लिया, वी हैव टेकन द 5.5, ठीक है। सो दैट इज अ 5.5 मास अपॉन द मोलर मास, दैट इज अ 44। तो चेक करो, इट इज अ 0.125 मोल्स होंगे भाई, करेक्ट और नॉट, इट इज अ 0.125 मोल्स, इतने कार्बन डाइऑक्साइड का मोल यूज किया गया है। चलो पीएससी अप्लाई कर लेते हैं। देखो एक CO2 में एक ही कार्बन है, सो दैटफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय NCO2, बोला गया सारा कार्बन तो प्रोडक्ट में अपीयर ही हो रहा है, ठीक है। सो दैट मींस दैट इज द मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, वो जितने हमें फाइंड आउट करने हैं वो, लेकिन एक प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में या एक मोल में कार्बन है कितने, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, दिस इज अ C2, यहाँ पे कार्बन है C2, ये तो क्रोमियम है, हाँ C2, 2 3 6, लेकिन बाहर भी एक 2 है, सो दैट इज अ 2 3 6 2 12, समझ में आ रहा है। C2 है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 6, और ब्रैकेट ओपन करेंगे सो दैट इज अ 2 टाइम्स, सो दैट इज अ 12 है ये। आई होप इट्स क्लियर। एक बार और देख ले, C2 3, सो दैट इज अ 2 3 6, और ब्रैकेट ओपन करेंगे 2, तो धीरे धीरे बाहर आना है, 2 3 6 2 12। सो देयरफॉर ये तो NCO2 तो हम लोगों को मिल चुके हैं, that is a 0.125 and that is equal to 12 into NP। तो कितने आएंगे प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट्स मोल would be then equal to 0.125 divided by 12, but point is that आपको तो मास पूछा है, नो प्रॉब्लम। तो मास ऑफ अ प्रोडक्ट, जो मास जो होगा प्रोडक्ट का वो कितना होगा, that is 0.125 divided by 12 into the molar mass, that is a 920 करो। So that comes to somewhere around 57.5 ग्राम। आपको जो ऑप्शन 57.5 ग्राम दिया होगा उसको आपको टिक करना है। भाई इज दैट क्लियर और नॉट, क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये पीयूसी का एक और एग्जांपल्स है। So this way we apply the patient, by just take a note of a corrections, I mean, ठीक है, this is not 57.5, 57.5 sorry, it is a 9.58 ग्राम, ठीक है, थोड़ा करेक्शंस कर लो, इट्स 9.58 ग्राम, 0.125 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 920। तो इस तरह से पूरा सॉल्व कर लिया जाता है ना। तो देखो यहाँ पे आपको रिएक्शंस की कोई जानकारी नहीं थी, यू डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशंस अबाउट द रिएक्शन दैट इज गोइंग इन बिटवीन, लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई कि भाई कार्बन इज कंजर्व्ड, तो सीधा विदाउट हैविंग अ नॉलेज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट पे हम लोगों ने कार्बन को कंजर्व कर लिया, ठीक है, कि भाई जितना कार्बन रिएक्टेंट में उतना है कार्बन प्रोडक्ट पे, तो उसकी पीओसी लगा ली, ये पीएससी हम लोगों ने लगा ली कि भाई मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड बी एबल टू गेट दैट नंबर 12, ये 12 आपको आना चाहिए, 2 3 6 2 12। अगर आप 12th पढ़ चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सपोज यू आर इन द 11th, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, ज्यादा नहीं, आप कुछ नहीं, बाहर आते जाइए, 2 बाहर आइए, 3 6, क्योंकि ये 3 इसके ऊपर भी ऑपरेटिव है, और बाहर आएंगे तो ये 2 इसके ऊपर भी है कि नहीं, सो दैट इज अ 12। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्टोइकियोमेट्री concept and the examples point of view.